तो बच्चों इस चैप्टर का जो रिवीजन है ना, मैं रिवर्स सीक्वेंस में स्टार्ट करूंगा पहली चीज तो। और इस चैप्टर में क्या है ना, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोविजंस हैं। तो मैं आपको जितने भी प्रोविजंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, उसी सीक्वेंस में और उसी के हिसाब से रिवाइज करूंगा, ठीक है। जैसे एक सेक्शन है 22। सेक्शन 22 में मेन पार्ट ये वाला है कि कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई डीड बनानी है तो डीड बनाने की पावर किसको है। तो देखो लॉ ये बोल रहा है कि कंपनी के बिहाफ पे डीड बनाने के लिए कंपनी एक अटर्नी बनाती है। अटर्नी माने होता है एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के लिए। ये बोले यार कंपनी के बिहाफ पे कोई डीड बनानी है, तो कंपनी के बिहाफ पे जो डीड बनाने जाएगा बोले वो कंपनी का अटर्नी जाएगा। अटर्नी माने क्या होता है? अटर्नी माने होता है एजेंट। अटर्नी माने क्या होता है? अटर्नी माने, तो कंपनी के ब्याह पे कोई डीड बनाने जाएगा तो कंपनी का एजेंट जाएगा। और बोले कंपनी के ब्याह पर जो भी डीड बनानी है वो बनाने की पावर अटर्नी को होगी। अब सवाल ये उठा कि ठीक है यार, कंपनी के ब्याह पे डीड बनाने अटर्नी जाएगा, अटर्नी कैसे अपॉइंट होगा, अटर्नी का अथॉरिटी कैसे देंगे? तो लॉ बोला या तो कॉमन सील लगा के दे देना अगर कंपनी की कॉमन सील है तो। बोले अगर कंपनी की कॉमन सील है तो बोले अगर कंपनी की कॉमन सील है तो बोले कॉमन सील लगा के अथॉरिटी दे देना। बोले अगर कंपनी की क्या है? कॉमन सील है तो बोले कॉमन सील लगा के अथॉरिटी दे देना। नहीं तो दूसरा तरीका यह है कि बोले कोई भी दो डायरेक्टर्स अथॉरिटी दे देंगे, या एक डायरेक्टर एक सेक्रेटरी। एक्चुअली ऐसा है, कॉमन सील है तो कॉमन सील लगा के ऑथराइज कर दो अटर्नी को कि जा भाई तू डीड बना ले। कॉमन सील नहीं है पर सेक्रेटरी है, कॉमन सील नहीं है पर सेक्रेटरी है, तो डायरेक्टर और सेक्रेटरी मिलकर अथॉरिटी दे देंगे। कौन? डायरेक्टर और सेक्रेटरी मिलकर अथॉरिटी दे देंगे। अगर कॉमन सील भी नहीं है और सेक्रेटरी भी नहीं है तो कोई भी दो डायरेक्टर्स अथॉरिटी दे देंगे। तो इसके थ्रू हम ऑथराइज कर देते हैं एक बंदे को कि तू जा और हमारे भी यहाँ पे डीड बना ले। तो लाइन लर्न कर लो, चाहे यही लैंग्वेज लर्न कर लो। अ कंपनी में ऑथराइज एनी पर्सन एज इट्स अटर्नी टू एग्जीक्यूट डीड्स either by common seal or by two directors or director plus company secretary। आगे देखना। अच्छा अब देखो बच्चों को सेक्शन 21 और 22 में बड़ा कंफ्यूजन होता है। 21 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए बता रहा हूं। बेटा सेक्शन 22 तो इस चीज का है कि कंपनी के बिहाफ पर डीड बनाएगा कौन, कंपनी के बिहाफ पर डीड बनाएगा कौन। और सेक्शन 21 इस बारे में है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, साइन किसको करना है? कॉन्ट्रैक्ट साइन कौन करेगा? तो लॉ बोलता है कि कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बना है तो या तो केएमपी साइन करे या फिर कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय साइन कर दे जिसे बोर्ड ने ऑथराइज किया है। तो ये बोल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स एक्वायरिंग ऑथेंटिकेशन बाय कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द कंपनी मे बी साइंड बाय। बोले या तो केएमपी साइन करेगा या ऑफिसर और एम्प्लॉय साइन करेगा ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड। ये हिसाब किताब है। समझ में आया? अच्छा अब एक सेक्शन है 20, पूरा मत करो, जो पार्ट मैं बोल रहा हूं वो करो। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो मैं समझा रहा हूं वो करना। सर यहां पे मेन है ये वाला पार्ट, और इसमें भी मैं एक पॉइंट लिखाऊंगा वो। सर अगर कोई डॉक्यूमेंट कंपनी के मेंबर को भेजा जाना है, कंपनी के मेंबर को, बेसिकली कंपनी अपने मेंबर को एक डॉक्यूमेंट भेज रही है, बेसिकली कंपनी अपने मेंबर को एक डॉक्यूमेंट भेज रही है, तो कैसे भेजेगी? लॉ ने बोला पोस्ट से भेज दे, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज दे, स्पीड पोस्ट से भेज दे, कुरियर से भेज दे, आप खुद जाके दे आओ, या इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेज दे। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है ईमेल। लॉ बोला इनमें से किसी भी मोड से आप डॉक्यूमेंट भेज दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मेंबर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे तो डॉक्यूमेंट एक पर्टिकुलर मोड से चाहिए, तो उस पर्टिकुलर मोड से ही भेजा जाएगा, लेकिन उस मोड के जो चार्जेस होंगे वो मेंबर को जमा कराने पड़ेंगे, और चार्जेस डिसाइड करती है कंपनी एजीएम। तो मेंबर में रिक्वेस्ट
company to send documents by particular mode, to send documents by particular mode, by depositing necessary charges. नेसेसरी चार्जेस को डिपॉजिट करके आप कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मुझे डॉक्यूमेंट पर्टिकुलर मोड से ही चाहिए। अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो कंपनी को उसी मोड से भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगेन ये सेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 19। सेक्शन 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 19 क्या बोलता है? सेक्शन 19 बेटा ये बोलता है, सेक्शन 90 बोलता है कि कोई भी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगी। मतलब बेसिकली सब्सिडरी कंपनी को अपने होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदना अलाउड नहीं है, या ऐसे बोल सकते हो कि होल्डिंग कंपनी अपने शेयर सब्सिडरी कंपनी को नहीं देगी। अगर सब्सिडरी कंपनी ने अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर खरीदे, या आप ऐसे बोलो होल्डिंग कंपनी ने अपने शेयर सब्सिडरी कंपनी को दिए, तो लॉ बोला वो अलॉटमेंट वॉइड है। कुल मिला के सेक्शन की समरी इतनी सी है, सब्सिडरी कंपनी विल नॉट एक्वायर शेयर्स, सब्सिडरी कंपनी विल नॉट एक्वायर शेयर्स, नहीं खरीदेगी शेयर्स। सब्सिडरी कंपनी विल नॉट एक्वायर शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदेगी। लेकिन लॉ बोला 3 केस में खरीद सकती है। सर सब्सिडरी कंपनी अगर होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और मेंबर की डेथ के बाद सब्सिडरी कंपनी को शेयर मिल गए अपनी होल्डिंग कंपनी के, लॉ ने बोला कोई दिक्कत नहीं। लॉ बोला एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर अगर आप शेयर होल्ड कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। होल्डिंग शेयर्स एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड मेंबर, कॉन्सेप्ट ये है सब्सिडरी कंपनी का जो सब्सिडरी कंपनी जो है वो होल्डिंग कंपनी के किसी मेंबर की लीगल रिप्रेजेंटेटिव बन गई, तो जैसे ही मेंबर की डेथ हुई शेयर सब्सिडरी कंपनी के पास आ गए, लॉ ने बोला अलाउड है। और इस केस में सब्सिडरी कंपनी को अपनी होल्डिंग कंपनी में वोटिंग पावर भी मिलेगी। नेक्स्ट है, ये बड़ा आसान है, सब्सिडरी कंपनी एज अ ट्रस्टी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है। सब्सिडरी कंपनी एज अ ट्रस्टी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है। सब्सिडरी कंपनी एज अ ट्रस्टी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर सकती है। तो लॉ बोला अगर सब्सिडरी कंपनी ने, लॉ बोला सब्सिडरी कंपनी ने अगर एज अ ट्रस्टी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड किया, सब्सिडरी कंपनी ने एज अ ट्रस्टी अगर होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड किया, लॉ ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, वहां भी वोटिंग पावर मिल जाएगी। और नेक्स्ट इन्होंने बोला अगर सब्सिडरी कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी बनने से पहले होल्डिंग कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो वो भी होल्ड कर सकती है। वेयर सब्सिडरी कंपनी एक्वायर्ड शेयर्स बिफोर इट बिकेम सब्सिडरी। लॉ ने बोला अगर सब्सिडरी कंपनी ने शेयर्स लिए थे सब्सिडरी बनने से पहले तो भी अलाउड है, लॉ बोला कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉ बोला इस केस में, लेकिन लॉ बोला इस केस में हम आपको वोटिंग पावर नहीं देंगे। लॉ बोला इस केस में हम आपको क्या नहीं देंगे? लॉ बोला इस केस में हम आपको वोटिंग पावर नहीं देंगे। देखो वोटिंग पावर पे क्रॉस है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो एक ये सेक्शन है बेटा सेक्शन 19, एक ये सेक्शन है बेटा सेक्शन 19 जो अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक सेक्शन 18 है। सेक्शन 18 होता है कि एक कंपनी को दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 17 इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 16 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सेक्शन 16 क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। सर सेक्शन 16 ये बोलता है, देखो आप सबको पता है एक कंपनी का नाम दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल नहीं हो सकता, हम सबको पता है कि एक कंपनी का नाम दूसरी कंपनी से आइडेंटिकल नहीं हो सकता। हमें यह भी पता है कि एक कंपनी का किसी और के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से सिमिलर नहीं हो सकता। देखो दोनों प्रोविजंस में कॉमन रूल है। रूल क्या है कि मान लो कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई जो किसी दूसरी कंपनी से सिमिलर है, तो लॉ बोला अगर कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई जो दूसरी कंपनी से सिमिलर है तो सीजी कंपनी को डायरेक्शन दे देगी नाम बदलने का। और अगर सीजी कंपनी को डायरेक्शन देती है नाम बदलने का तो कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 3 महीने के अंदर अंदर, कंपनी को क्या पास करके?
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम बदलना पड़ेगा। सिंपल सा प्रोविजन है, कोई ज्यादा रटने रटाने का फलसफा नहीं है। सिंपल सा अपने को समझना है कि कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो चुकी है जो दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर है। अगर कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई जो दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर है, तो ऐसा होने पर सीजी कंपनी को डायरेक्शन दे देगी कि नाम बदलो। कंपनी को 3 महीने में ओआर पास करके नाम बदलना है। ठीक है। अच्छा, आगे समझना। आगे इन्होंने बोला कि मान लो कंपनी कोई ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई जो किसी और के ट्रेडमार्क से सिमिलर है। इन्होंने बोला अगर कंपनी ऐसे नाम से सिमिलर हो गई जो किसी और के ट्रेडमार्क से सिमिलर है। देखो, पहला केस तो था कंपनी एक ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई जो किसी दूसरी कंपनी से सिमिलर है। तो दूसरी कंपनी से सिमिलर है तो सीजी डायरेक्शन देगी, सीजी के डायरेक्शन देने के 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना नाम बदल लेना। सिंपल सा है। सीजी डायरेक्शन देगी, सीजी का डायरेक्शन देने के 3 महीने के अंदर अंदर आप अपना नाम बदल लेना, कोई दिक्कत ही नहीं। बट लॉ बोला बट लॉ बोला कि अगर कंपनी ऐसे नाम से रजिस्टर्ड हो गई जो किसी और के ट्रेडमार्क से सिमिलर है, तो वहां पे पहले ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर 3 साल में सीजी को कंप्लेंट करे। वहां पे ये है कि अगर ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर ने सीजी को 3 साल में कंप्लेंट नहीं करी, किसने? ट्रेडमार्क के प्रोप्राइटर ने सीजी को अगर 3 साल में कंप्लेंट नहीं करी तो कुछ नहीं हो पाएगा। वहां पे ये कि पहले तो ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर 3 साल में सीजी को कंप्लेंट करे। जब ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर 3 साल में सीजी को कंप्लेंट करेगा, तो अगेन कंपनी को ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके 3 महीने के अंदर अंदर अपना नाम बदलना पड़ेगा। इफ द नेम ऑफ कंपनी इज आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल नेम ऑफ अनदर कंपनी, सीजी में डायरेक्ट टू चेंज द नेम। सीजी डायरेक्शन देगी नाम बदलो, एंड कंपनी शेल चेंज द नेम विद इन 3 मंथ्स बाय पासिंग ओआर। और कंपनी 3 महीने के अंदर अंदर ओआर पास करके नाम बदल भी देगी। और ट्रेडमार्क के केस में प्रोप्राइटर को 3 साल में कंप्लेंट करनी है, बाकी सेम। प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क शेल गिव एन एप्लीकेशन टू सीजी विद इन 3 years। इफ सीजी फाइंड्स दैट नेम ऑफ कंपनी आइडेंटिकल है, रिजेंबलिंग है विद द नेम ऑफ ट्रेडमार्क, सीजी में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज द नेम, एंड कंपनी शेल चेंज द नेम विद इन 3 months ऑफ पासिंग ओआर। और ध्यान रखना, इन दोनों ही केस में अगर कंपनी नाम बदलती है, याद रखना इन दोनों ही केस में अगर कंपनी नाम बदलती है, तो जहां कंपनी ने नाम बदला, मैं सिंपल बोल रहा हूं, इन दोनों ही केस में जहां कंपनी अपना नाम बदलती है, कंपनी को 15 दिन के अंदर आरओसी को नोटिस देकर इन्फॉर्म करना है कि सुनो आरओसी, तुम्हारी सूचना के लिए। कंपनी को कितने दिन के अंदर अंदर? 15 दिन के अंदर अंदर आरओसी को नोटिस देकर इन्फॉर्म करना है कि सुनो आरओसी, तुम्हारी सूचना के लिए कि हमने नाम बदल लिया। तो आरओसी को नोटिस देना पड़ेगा विद इन 15 days ऑफ चेंज ऑफ नेम। इससे शॉर्ट करके नहीं पढ़ सकते आप अप्रोच। और इसमें ये लाइन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट अटेम्प्ट में अमेंडमेंट आया था, इससे पेपर में क्वेश्चन लास्ट अटेम्प्ट में आया नहीं। लास्ट अटेम्प्ट में आया नहीं तो हो सकता है आप लोगों के अटेम्प्ट में आ जाए। लॉ बोला लॉ बोला अगर कंपनी ने सीजी का डायरेक्शन आने के 3 महीने में नाम नहीं बदला, तो ऑटोमेटिकली 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 जो सीजी है वो नया नाम अलॉट कर। भाई, लॉ बोला कि भाई सीजी ने आपको नाम बदलने के लिए कितने महीने का टाइम दिया था? 3 महीने का। मान लो आपने 3 महीने में नाम नहीं बदला, तो सीजी खुद कंपनी को नया नाम अलॉट कर देगी। सीजी खुद नया नाम अपने को कंपनी को अलॉट कर देगी। हाँ, ये जरूर है कि कंपनी बाद में अपना नेम फिर बदल सकती है। तो इन्होंने बोला इफ कंपनी फेल्स टू चेंज इट्स नेम विद इन 3 months, द न्यू नेम शैल बी ऑटोमेटिकली बी अलॉटेड। ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगा नया नाम। द न्यू नेम शैल बी ऑटोमेटिकली बी अलॉटेड। नया नाम ऑटोमेटिकली अलॉटेड हो जाएगा। इसका करेक्शन कर रहा हूं, द न्यू नेम शैल बी ऑटोमेटिकली अलॉटेड बाय सीजी। और सीजी की पावर डेलीगेटेड है रीजनल डायरेक्टर को, तो सीजी खुद से नया नाम अलॉट कर देगी। और याद रखना, सीजी के नया नाम अलॉट होने के बावजूद कंपनी अपनी सब्सिक्वेंटली नाम को बदल सकती है। लॉ बोला कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब बेसिकली हो गया, सीजी ने डायरेक्शन दिया नाम बदलने का, सीजी ने डायरेक्शन दिया फिर भी आपने नाम नहीं बदला। तो अगर सीजी ने डायरेक्शन दिया नाम बदलने का, सीजी ने डायरेक्शन दिया फिर भी आपने नाम नहीं बदला, तो सीजी का डायरेक्शन देने के बावजूद अगर आप नाम नहीं बदल रहे हो, तो सीजी खुद यानी रीजनल डायरेक्टर खुद कंपनी को नया नाम अलॉट करेगा। और रीजनल डायरेक्टर कंपनी को नया नाम अलॉट करके
ये बात आरओसी को भी इन्फॉर्म करता है, ये बात ध्यान रखना। और फिर आरओसी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को इश्यू करती है। वैसे इसमें ध्यान रखना, रीजनल डायरेक्टर ने जो नाम दे दिया ठीक है, बाद में आपको खुद से लगता है कि आपने को अपना नाम फिर से बदलना है, अब बदल लेना, उसकी मनाही नहीं है। ठीक है। सेक्शन 15 में कोई बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। सेक्शन 14 को अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं। सेक्शन 14 को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, या तो बहुत ज्यादा ब्रीफ में लिखा हुआ है। बेटा सेक्शन 14 जो है वो ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स का है। पहले तो याद रखो, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स अगर आपको करना है, क्या करना है आपको, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स अगर आपको करना है तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, जनरल मीटिंग में क्या पास करके, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके, रुकिए मैं इसका एक चार्ट ही बना के देता हूं आपको, छोटा सा मैं बनाता हूं इसका चार्ट आपको, है ना। बना लेना, देखो आप चार्ट साथ में, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो साथ में चार्ट बना लेना, नहीं तो फायदा नहीं होगा अपने को। ठीक है। तो सबसे पहला तो रूल ये है, सबसे पहला तो रूल ये है, अपने को याद रखना है, सेक्शन 14 किस चीज का है बेटा, सेक्शन 14 है बच्चों ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स का। किस चीज का है, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स का। अपने को सबसे पहले तो ध्यान रखना है, आर्टिकल्स में जो भी ऑल्ट्रेशन करो वो मेमोरेंडम और कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उससे कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। तो एक बात तो पेपर में लिख कर आओ, ऑल्ट्रेशन shall be subject to कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम। ऑल्ट्रेशन जो भी होगा सब्जेक्ट टू कंपनीज एक्ट एंड मेमोरेंडम होगा। अच्छा, नेक्स्ट इन्होंने बोला अगर कंपनी को आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करनी है तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो कंपनी को अगर आर्टिकल्स में ऑल्ट्रेशन करनी है तो कंपनी पास करेगी स्पेशल रेजोल्यूशन फॉर ऑल्ट्रेशन। अब मान लो स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास हो गया ऑल्ट्रेशन के लिए, फिर इन्होंने बोला कि कंपनी ने एक बार स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन के लिए, उसके बाद कंपनी को क्या करना है, उसके बाद बेटा कंपनी को, उसके बाद बेटा कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर, विद इन 15 डेज, कंपनी को 15 दिन के अंदर अंदर विद इन 15 डेज कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल, जो आर्टिकल्स आपने ऑल्टर कर दिए हैं, कॉपी ऑफ ऑल्टर्ड आर्टिकल्स आपको फाइल करने हैं आरओसी को, एंड आरओसी विल रजिस्टर द सेम। और आरओसी उसको रजिस्टर कर लेगी, आरओसी विल रजिस्टर द सेम। बस इतना सा प्रोसेस अपने को आर्टिकल्स के ऑल्ट्रेशन में ध्यान रखना है। अच्छा, अब इसमें इन्होंने बोला कि दो और केस में आर्टिकल्स को आपको ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इन्होंने बोला कितने केस में, दो और केस में इन्होंने बोला आपको आर्टिकल्स को ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। कौन से दो केस में, बोले अगर आपको पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है तो भी, और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो भी। तो देखो इन्होंने दो बातें और बोली, मैं फटाफट शॉर्ट में बता रहा हूं। सबसे पहला इन्होंने बोला अगर आपको कन्वर्जन करना है प्राइवेट कंपनी का इनटू पब्लिक कंपनी, बोले प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन अगर अगर आपको पब्लिक कंपनी में करना है, एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना और रिमूव करना वो रिस्ट्रिक्शंस जो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 एक प्राइवेट कंपनी पे लगे होते हैं, और बस ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स करते ही, जैसे आप आर्टिकल्स ऑल्टर करोगे, ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स करते ही कन्वर्जन लागू हो जाएगा, कन्वर्जन शैल टेक इफेक्ट, बात खत्म। ऑल्ट्रेशन करते ही कन्वर्जन लागू हो जाएगा, बात खत्म, इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और आगे इन्होंने बोला मान लीजिए आपको कन्वर्जन करना है किसका, बोले पब्लिक का प्राइवेट में, तो बोले सबसे पहले तो अगेन पब्लिक से भी प्राइवेट में जाना है। तो उन्होंने सबसे पहले तो यही बोला कि आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अब की बार ऐड होंगे।
रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। अब की बार इंक्लूड करना, अब की बार इन्होंने बोला इंक्लूड करना, इंक्लूड करने पड़ेंगे वो वाले रिस्ट्रिक्शंस जो अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 68 गिवन है। बोले वो वाले रिस्ट्रिक्शन आपको इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन टू सीजी लगा देना। सीजी से मतलब रीजनल डायरेक्टर है, क्योंकि सीजी की अप्रूवल चाहिए होती है, रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल चाहिए होती है कन्वर्जन करने के लिए। फिर उन्होंने बोला जब तक सीजी की अप्रूवल नहीं आएगी तब तक ऑल्ट्रेशन लागू नहीं होगा। अंटिल द अप्रूवल ऑफ सीजी इज obtained, कॉमा, ऑल्ट्रेशन shall not take effect, ऑल्ट्रेशन लागू नहीं होगा। ऑल्ट्रेशन shall not take effect। और लास्ट पॉइंट याद रखना, लास्ट पॉइंट याद रखना, लास्ट पॉइंट याद रखना, ऑर्डर ऑफ सीजी भी आरओसी को फाइल होगा, फाइल्ड टू आरओसी। अगर आप इतना भी यहां पर ध्यान रख सकते हो तो मेरे हिसाब से आपका काम बन सकता है, ठीक है। तो ये अपना सेक्शन 14 हो गया। सेक्शन 14 किस चीज का हो गया बेटा? सेक्शन 14 ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स का हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट क्या है? सेक्शन 14 अपन ने रिवाइज कर लिया। तो देखो सेक्शन 14 अपन अच्छे से कर लो, 16 अपने कर लो, 19 का मैंने पॉइंट बता दिया, 20 में मैंने एक पॉइंट बता दिया, 22 में मैंने एक पॉइंट बता दिया। ये तो मेन मेन चीजें हैं जो आपको इस चैप्टर में करनी है। अब एक आता है सेक्शन 13, बहुत ही बड़ा सेक्शन है। क्या करें क्या ना करें, कितना छोड़ दें कितना कर लें। भाई साहब देखो, मैं एक सीधी सी चीज बता रहा हूं, ज्यादा रटने का है नहीं, ज्यादा रटने का है नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उस पर फोकस कर लेना। सेक्शन 13 बेसिकली ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का है ना। सेक्शन 13 किसका है? ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम का है। तो देखो सबसे पहले तो एक चीज समझना, ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम में सबसे पहला तो आता है नेम क्लॉज। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, मेन बातें क्या याद रखनी है? ऐसे तो बहुत चीजें हैं साहब, मेन बातें क्या याद रखनी है? सबसे पहला, मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन करने के लिए सीजी की अप्रूवल चाहिए होती है। तो याद रखना, नेम क्लॉज का अगर ऑल्ट्रेशन करना है तो सीजी की अप्रूवल चाहिए। और सीजी की अप्रूवल लेने के लिए जो सीजी को एप्लीकेशन लगाएंगे वो फॉर्म नंबर INC 24 में लगाएंगे। तो अप्रूवल ऑफ सीजी रिक्वायर्ड है। तो एक तो एप्लीकेशन टू सीजी लगाई जाती है, याद रख लेना ये, इन फॉर्म INC 24। एक तो ये याद रखना। एक इन्होंने बोला अगर नाम में वर्ड प्राइवेट ऐड या डिलीट करना है तो बिना सीजी के अप्रूवल के कर लेना। नो अप्रूवल इफ ओनली चेंजेस एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट। अब एडिशन और डिलीशन ऑफ वर्ड प्राइवेट कब करना है ये तो आप लिख ही सकते हो ना पेपर में, कि अगर पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो प्राइवेट वर्ड ऐड करना पड़ेगा, और प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करोगे तो प्राइवेट वर्ड डिलीट करना पड़ेगा। तो बोले अप्रूवल नहीं चाहिए, बोले अप्रूवल नहीं चाहिए, सिर्फ एडिशन या डिलीशन अगर वर्ड प्राइवेट का होना है। और बोले कॉपी ऑफ सीजी अप्रूवल शेल ऑल्सो बी फाइल्ड विद आरओसी, ठीक है। और तीनों ही क्लॉजेस के ऑल्ट्रेशन में कॉमन है, इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया। कोई सा भी क्लॉज ऑल्टर करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गई। अ कंपनी नीड्स टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन टू ऑल्टर अदर क्लॉजेस ऑफ मेमोरेंडम, और स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी तो आरओसी को फाइल होगी होगी। एंड कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन शेल बी फाइल्ड विद आरओसी। तो मान लीजिए पेपर में ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम क्लॉज है, इतना तो याद करके जाओ मिनिमम, कि बोले एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा, एक अप्रूवल ऑफ सीजी चाहिए, सीजी के अप्रूवल लेने के लिए सीजी को एप्लीकेशन फॉर्म नंबर INC 24 में जाएगी। बोले अगर एडिशन या डिलीशन वर्ड प्राइवेट का करना है तो सीजी की अप्रूवल नहीं चाहिए, और सीजी के अप्रूवल भी आरओसी को फाइल होनी है। एक बात और लिखाना, अगर आप याद रख पाओ, जो न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी आरओसी, वो देगी इन फॉर्म INC 25। जब आप आरओसी को जब आप आरओसी को
सीजी की अप्रूवल भी फाइल कर दोगे। जब आप आरओसी को सीजी की अप्रूवल भी फाइल कर दोगे और स्पेशल रेजोल्यूशन भी फाइल कर दोगे, तो आरओसी आपको एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगी, फॉर्म नंबर INC 25, और फिर ऑल्ट्रेशन इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। फिर आया सिचुएशन क्लॉज। देखो, अब सिचुएशन क्लॉज दो सेक्शन में कवर्ड है, 12 और 13, दोनों साथ में बता रहा हूं, ध्यान से देख ले। देखो, सिचुएशन क्लॉज में क्या होता है, चार चीजें हैं। यहां पहले तो सीटीवी लिखा है, सीटीवी पेपर में मत लिखाना, सिटी टाउन विलेज। सीटीवी का ये शॉर्ट फॉर्म करके अपन ने लिख दिया था, सीटीवी माने सिटी टाउन विलेज। अब समझना, अब लॉ बोलता है अगर कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सेम सिटी टाउन एंड विलेज चेंज करना है, तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन की भी जरूरत नहीं। फिर इन्होंने बोला अगर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस अपना आउटसाइड सिटी टाउन विलेज चेंज करना है, जो कि विद इन सेम स्टेट है एंड सेम आरओसी, मतलब सिटी चेंज होगी, टाउन चेंज होगा, विलेज चेंज होगा। सिटी चेंज होगी, टाउन चेंज होगा, विलेज चेंज होगा, लेकिन आरओसी सेम रहेगी, स्टेट सेम रहेगा। तो उन्होंने बोला बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास कर लो और स्पेशल रेजोल्यूशन, मेन तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। और बोले डिफरेंट आरओसी के पास जाओगे तो स्टेट तो सेम है, विद इन सेम स्टेट, बट फ्रॉम वन आरओसी टू अनदर आरओसी। तो इन्होंने बोला बोर्ड रेजोल्यूशन तो जो पास करना है वो कर ही लेना, बोर्ड रेजोल्यूशन जो पास करना है वो तो कर ही लेना। उसके अलावा इन्होंने बोला स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर लेना। इन्होंने क्या बोला, स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास कर लेना और अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर भी ले लेना। ठीक है। ये वाला पार्ट अभी अपने सिलेबस में है नहीं, तो ये रीड नहीं करना है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने जो प्रीवियस बैच में पढ़ा हुआ है, उन्होंने ये पढ़ा हुआ है, उन्होंने ये पार्ट पढ़ा हुआ है, लेकिन अभी ये आईसीए मॉड्यूल से हट चुका है, तो ये पार्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है। तो देखो, पहला केस जो रजिस्टर्ड ऑफिस का था वो विद इन सेम सिटी टाउन विलेज था, फिर आउटसाइड सिटी टाउन विलेज था बट विद इन सेम स्टेट सेम आरओसी था, फिर विद इन सेम स्टेट था पर डिफरेंट आरओसी था। अब एक ही स्टेट भी चेंज हो रहा हो, तो जब हम यहां पे पढ़ रहे हैं सेक्शन 13 में ऑल्ट्रेशन ऑफ सिचुएशन क्लॉज, तो ये बेसिकली है शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट। ये बेसिकली रजिस्टर्ड ऑफिस को शिफ्ट करा रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो इन्होंने कहा देखो भैया, बहुत शॉर्ट में मैंने बता रखा है, इतना भी याद रखोगे ट्रस्ट में तुम्हारा काम हो जाएगा। इन्होंने बोला भैया अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाना है तो सबसे पहले तो अप्रूवल ऑफ सीजी ले लो। अगेन जो ये सीजी को एप्लीकेशन जाएगी, फॉर्म नंबर जो रहता है वो याद रखना INC 23 रहता है। सीजी को जो हम एप्लीकेशन लगाएंगे वो फॉर्म नंबर INC 23 में लगाएंगे। आपने लगा दी सीजी को एप्लीकेशन, लिख के आओ पेपर में कि बोले फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अदर स्टेट अप्रूवल ऑफ सीजी इज रिक्वायर्ड। देखो, नहीं 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 नहीं, भूलना नहीं है, ये तो है ही, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा उसके बाद ही ये हो रहा है। स्पेशल रेजोल्यूशन तो इन तीनों क्लॉजेज में कॉमन है। स्पेशल रेजोल्यूशन आपको जो पास करना है वो आप करो, उसके अलावा वो बोल रहा है कि सीजी की अप्रूवल भी चाहिए, और सीजी जो डिस्पोज ऑफ करेगी एप्लीकेशन, बोले 60 डेज में कर देगी। सीजी जो एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ करेगी, इन्होंने कहा आपकी एप्लीकेशन लगाने के 60 डेज में सीजी एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देगी। हाँ, अब इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है, सीजी अप्रूवल तभी देगी, सीजी अप्रूवल तभी देगी जब या तो सीजी अप्रूवल तभी देगी, शॉर्ट में एकदम याद करा रहा हूं, सीजी अप्रूवल तभी देगी जब या तो क्रेडिटर्स ने कंसेंट दे दी है,
या फिर क्रेडिटर्स के पेमेंट के लिए कंपनी ने कोई प्रोविजन बना दिया है, या क्रेडिटर्स को कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दी गई है। तो देखो क्या लिखा है, बिफोर गिविंग अप्रूवल सीजी विल मेक श्योर दैट कंसेंट ऑफ क्रेडिटर एंड अदर कंसर्न पर्सन इज ऑब्टेन्ड, या तो उनकी कंसेंट ले लो, और दे आर डिस्चार्ज, उनको पे ऑफ कर दो, और दे आर प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी। फिर मेन पॉइंट याद रखना, एक बार सीजी की अप्रूवल आ जाए, तो एक बार सीजी की अप्रूवल आ गई तो कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ सीजी आरओसी ऑफ बोथ स्टेट्स को फाइल हो जाती है। कॉपी ऑफ सीजी अप्रूवल शैल बी फाइल्ड विद आरओसी ऑफ बोथ स्टेट्स। और याद रखना, फिर जो आरओसी है वो आपको इश्यू कर देगी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और कौन सी आरओसी ये देगी फ्रेश सर्टिफिकेट? जिस स्टेट में आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट किया है, उस स्टेट की आरओसी आपको फ्रेश सर्टिफिकेट देगी। ट्रस्ट मी, अगर आप इतना भी ध्यान रखोगे, यहां पे काम बन जाएगा, यहां पे काम बन जाएगा। क्या क्या याद रखना है? क्या क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। फिर बोलो कि सीजी के अप्रूवल चाहिए। बोले सीजी को फॉर्म आईएनसी 23 में एप्लीकेशन लगाते हैं, सीजी एप्लीकेशन को 60 डेज में डिस्पोज ऑफ करती है। बोले सीजी अप्रूवल तभी देगी जब या तो क्रेडिटर्स की कंसेंट ले लेंगे, या क्रेडिटर्स को डिस्चार्ज कर देंगे, या तो क्रेडिटर्स की कंसेंट ले लेंगे, या क्रेडिटर्स को डिस्चार्ज कर देंगे, या उनको सिक्योरिटी दे देंगे। फिर सीजी की अप्रूवल की कॉपी दोनों स्टेट्स को फाइल होगी। जिस स्टेट में हम शिफ्ट हो रहे हैं, जिस स्टेट में हम शिफ्ट हो रहे हैं, और जिस स्टेट में पहले हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस था। फिर जिस स्टेट में हम शिफ्ट हुए, उस स्टेट की आरओसी हमें एक नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। अगर आपको लगता है कि आप इतना भी लर्न करके जा पा रहे हो, आपका काम बन जाएगा। फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज में भी वही है, सबसे पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना। स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास होगा ही होगा, उसके बाद ये तीन बातें हैं जो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और एकदम आसान है। सर इन्होंने ये बोला कि अगर आप पब्लिक इशू लाए थे, अगर आप पब्लिक इशू लाए थे, तो इन्होंने बोला अगर आप पब्लिक इशू लाए थे और पब्लिक इशू से जो फंड्स लाए थे वो अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं। बोले आप पब्लिक इशू लाए थे और पब्लिक इशू से जो फंड्स आए थे, इन्होंने बोला कि आपके पास अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं। तो इन्होंने बोला अगर आप पब्लिक इशू लाए थे और पब्लिक इशू से जो फंड्स आए थे वो अनयूटिलाइज पड़े हुए हैं, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में। आपको क्या करना पड़ेगा, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में और एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जस्टिफिकेशन पब्लिश करना पड़ेगा कि आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज क्यों किया। आपको क्या पब्लिश करना पड़ेगा, जस्टिफिकेशन। और उसके बाद जो भी शेयर होल्डर्स ऑल्ट्रेशन से अग्री नहीं होंगे, उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी पहली चीज तो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दी जाती है। मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जिट अपॉर्चुनिटी पहली चीज तो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दी जाती है। जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दी जाती है। और दूसरी चीज, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देगा कौन? भाई मैं क्या बोल रहा हूं, एक तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी सेबी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है, वो बात आपको मेरे को पता है, समझ में आ रही है। सवाल ये उठता है एग्जिट अपॉर्चुनिटी देगा कौन? तो बेटा जो एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है, जो क्या देनी है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है, जो क्या देनी है बेटा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी है बेटा, वो देंगे कंपनी के प्रमोटर्स। एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देगा बेटा, कंपनी के प्रमोटर्स देंगे। एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देगा बेटा, कंपनी के प्रमोटर्स देंगे। और एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे बेटा कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। ठीक है, बस इतना सा एक्स्ट्रा प्रोविजन है जो आपको ध्यान रखना है। इतना सा एक्स्ट्रा प्रोविजन है, मैं फिर बोल रहा हूं, जो आपको ध्यान रखना है।
क्या एक्स्ट्रा प्रोविजन आपको ध्यान रखना है? क्या एक्स्ट्रा प्रोविजन आपको ध्यान रखना है कि भैया आज ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्ट्रेशन होना है। तो अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज का ऑल्ट्रेशन होना है, अगर ऑब्जेक्ट क्लॉज का क्या होना है, ऑल्ट्रेशन होना है, तो मैं बार बार आपको एक ही चीज सिखा रहा हूं कि भैया सबसे पहले तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो जनरल मीटिंग में। सिंपल सा पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर पब्लिक इशू लाए थे और पब्लिक इशू से जो अमाउंट आया वो अनयूटिलाइज बचा हुआ है, तो इन्होंने बोला अगर आप पब्लिक इशू लाए थे, इन्होंने बोला अगर आप क्या लाए थे, पब्लिक इशू लाए थे, और पब्लिक इशू से जो अमाउंट आया वो अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है, तो इन्होंने बोला कि अगर आप पब्लिक इशू लाए थे और पब्लिक इशू से जो अमाउंट आया वो अनयूटिलाइज्ड है, तो सबसे पहले तो दो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना और उसमें क्या बताना, जस्टिफिकेशन बताना पड़ेगा फॉर ऑल्ट्रेशन, कि आपने ऑल्ट्रेशन क्यों किया। उसके बाद जो भी डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, जो नहीं चाहते कि ऑल्ट्रेशन हो, जो भी क्या है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर है, जो नहीं चाहते हैं कि क्या हो, ऑल्ट्रेशन हो, उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स को आपको क्या देनी पड़ेगी, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देगा, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देंगे वो शेयर होल्डर्स जिनका कंपनी पे कंट्रोल है। कौन देगा एग्जिट अपॉर्चुनिटी, प्रमोटर्स देंगे या कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। तो एग्जिट अपॉर्चुनिटी शेल बी गिवन टू डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स इन अकॉर्डेंस विद सेबी रेगुलेशन। फिर आरओसी रजिस्टर कर लेगी ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज विद इन 30 डेज ऑफ फाइलिंग एसआर। आपके एसआर पास करने के 30 डेज के अंदर अंदर ऑल्ट्रेशन विल बी रजिस्टर्ड बाय आरओसी। इतना सा पॉइंट है, खत्म। अब ये सेक्शन को लेके बड़ा हवा रहता है हमें कि सर ये सेक्शन 13 हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। भाई इतना कर लो, इतना भी कर लोगे मेरे को लगता है तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है सेक्शन 12। देखो भैया, सेक्शन 12 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। सेक्शन 12 में मेन मेन बातें क्या आनी चाहिए वो मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। फिर बोल रहा हूँ सेक्शन 12 वैसे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी सेक्शन 12 में मेन मेन आपको क्या बातें आनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ, वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आपका काम बन जाए। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट ये है कि सेक्शन 12 पहली चीज तो ये बोलता है हर कंपनी को अपने इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज में रजिस्टर्ड ऑफिस स्टैब्लिश करना है, पहली चीज तो। फिर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन से ही 30 डेज में आरओसी को प्रूफ फाइल करना है, वेरिफिकेशन फाइल करना है कि हाँ साहब हमने रजिस्टर्ड ऑफिस स्टैब्लिश कर दिया। बस ये दो मेन बातें याद रख लो और कुछ भी नहीं। एवरी कंपनी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। एक तो याद रख लो, हर कंपनी को मैंडेटरी होता है रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना, और कितने दिन में मैंडेटरी है, 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और वेरिफिकेशन कितने दिन में फाइल होगा, कंपनी शेल फर्निश वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू आरओसी सेम टाइम पीरियड में विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और एक बात और लिख देना पेपर में कि अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करती है तो उसका नोटिस भी आरओसी को देगी। ये बात मैं लिख देता हूं, कंपनी शेल ऑल्सो गिव नोटिस ऑफ चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ सच चेंज। बस ये तीन प्रोविजन आप याद रख लो, एक ये पूरा, ये पूरा और ये पूरा। अगर आप बुक में देखोगे तो इसमें एक पब्लिकेशन ऑफ नेम का भी टॉपिक है। ये मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त भी बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप रीड करना चाहो आप करो, वो मेरी तरफ से कोई परेशानी नहीं। ठीक है। हाँ जी। अब ये दो सेक्शन है भैया, ये तो आने चाहिए, दोनों आने चाहिए। सेक्शन 10 अलग है और 10A अलग है। पहले 10A बता दो। सर ये सेक्शन 10A नया सेक्शन आया था, शुरुआत से कंपनीज एक्ट में नहीं था। फिर बोल रहा हूं ये सेक्शन 10A नया सेक्शन आया था, शुरुआत से कंपनीज एक्ट में नहीं था। ये सेक्शन 10A दो चीजें बोलता है। पहली चीज, कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो जाएगी
और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है। पहली चीज, ये सेक्शन तभी अप्लाई होगा जब कंपनी 2 नवंबर 2018 या उसके बाद बनी। अगर कंपनी 2 नवंबर 2018 या उसके बाद बनी है और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो लॉ बोल रहा है अगर कंपनी 2 नवंबर 2018 या उसके बाद बनी है और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, सुन लेना ध्यान से, लॉ बोल रहा है अगर कंपनी 2 नवंबर 2018 या उसके बाद बनी है और कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो लॉ बोल रहा है कंपनी अपना बिजनेस कमेंस नहीं करेगी, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगी, कर नहीं सकती जब तक दो कंडीशन पूरी नहीं हो जाए। पहली चीज, कंपनी के डायरेक्टर्स को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज में आरओसी को एक डिक्लेरेशन फाइल करना है। डिक्लेरेशन कौन फाइल करेगा? डायरेक्टर्स। किसको फाइल करेंगे? आरओसी को। कितने डेज में? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज में। और डिक्लेरेशन क्या बोलेगा? डिक्लेरेशन ये बोलेगा कि हर शेयर होल्डर ने कंपनी को उतना अमाउंट पे कर दिया है, सॉरी, हर सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम ने कंपनी को उतना अमाउंट पे कर दिया है जितने के शेयर्स उसने बोला था कि मैं खरीदूंगा। तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर 2 नवंबर एंड हैविंग शेयर कैपिटल shall not commence business or exercise borrowing power unless, पहली कंडीशन है कंपनी का हर डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन बनाएगा, कंपनी के डायरेक्टर से एक डिक्लेरेशन बनाएंगे, डिक्लेरेशन बना के आरओसी को फाइल करेंगे। और डिक्लेरेशन में क्या बोलेंगे? डिक्लेरेशन में ये बोलेंगे कि हर सब्सक्राइबर ने कंपनी को उतना अमाउंट पे कर दिया है जितना अमाउंट उसने बोला था, कि वो पे करेगा ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स टेकन बाय हिम। और ये डिक्लेरेशन कितने दिन में फाइल होता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 180 डेज में। ध्यान रखना, ये जो डिक्लेरेशन है, लिख देता हूं, ये वेरीफाइड रहना चाहिए। वेरीफाइड होगा बाय या तो कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या एड या कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट इसको वेरीफाई करेगा और वो प्रैक्टिस में होना चाहिए, वो इन प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये जो डिक्लेरेशन था वेरीफाई होगा। दूसरी चीज ये है कि देखो, एक कंडीशन तो ये और दोनों कंडीशन के बीच में एंड है, दोनों पूरी होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि कंपनी को ये जो नीचे नहीं पड़ा था वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फाइल करना होता है विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो कंपनी ने फाइल कर दिया। सेकंड पॉइंट है कंपनी हैज फाइल्ड वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अंडर सेक्शन 12(2). लॉ बोला अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन पूरी हो गई तो कंपनी बिजनेस कमेंस करेगी, वरना कंपनी बिजनेस कमेंस नहीं करेगी। ठीक है। और एक और बात है, अगर कंपनी ने सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन किया, अगर कंपनी ने सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन किया और इस सेक्शन का कॉन्ट्रवेंशन करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो कंपनी का नाम रिमूव कर देंगे फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी जाएंगी फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, आरओसी में इनिशिएट द एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। ये मेन बातें हैं जो आपको सेक्शन 10 में याद रखनी है। इसका पेनल्टी भी है, 1000 रुपीज पर डे की पेनल्टी होती है, ध्यान रखना, ऑफिसर्स पे। और कंपनी पे 50,000 रुपए की पेनल्टी है। याद रह जाए तो कर लेना, वरना कोई बात। सेक्शन 10 में एक बात ध्यान रखना, सेक्शन 10 ये बोलता है, ज्यादा नहीं, जितना मैं बोल रहा हूं उतना ध्यान रखना। सेक्शन 10 ये बोलता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, सेक्शन 10 ये बोलता है कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी और कंपनी के मेंबर्स के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। बोले कंपनी मेंबर से बाउंड है, बोले कंपनी मेंबर से बाउंड है, बोले मेंबर्स कंपनी से बाउंड है, बोले कंपनी तो मेंबर से बाउंड है, और बोले मेंबर्स कंपनी से बाउंड है, बोले कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स, मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी, एंड
कंपनी इज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स। सर सेक्शन 10 का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखने वाला यही है कि आउटसाइडर्स मेमोरेंडम या आर्टिकल के बेसिस पे, कौन? आउटसाइडर्स मेमोरेंडम या आर्टिकल के बेसिस पे कंपनी के ऊपर केस नहीं कर सकते। तो देखो, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स किसके और किसके बीच का कॉन्ट्रैक्ट माना गया है? सर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी और कंपनी के मेंबर्स का बीच का कॉन्ट्रैक्ट माना गया है। तो क्योंकि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी और कंपनी के मेंबर्स का बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी, कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स, मेंबर्स आर बाउंड टू कंपनी, कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स, कंपनी इज बाउंड टू मेंबर्स। बट दो बातें याद रखना, एक तो कंपनी इज नॉट बाउंड टू आउटसाइडर्स, और एक याद रखना, मेंबर्स आर नॉट बाउंड टू ईच अदर। हाँ, बट ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखोगे? ये ध्यान रखना कि मेंबर्स एंड कंपनी आर बाउंड टू ईच अदर, मेंबर्स एंड कंपनी आर बाउंड टू ईच अदर। तो अपने को ये समझना है, अपने को ये समझना है, अपने को ये समझना है कि क्या मेंबर्स कंपनी को बाउंड है? हाँ सर। क्या कंपनी मेंबर्स को बाउंड है? हाँ सर। क्या वो एक दूसरे को बाउंड है? ना सर। क्या कंपनी आउटसाइडर्स को बाउंड है? ना सर। ठीक है, देखो ये लाइन जरूर लिख के आना एक पेपर में, क्योंकि मार्क्स इसी के मिलेंगे। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स वंस रजिस्टर्ड बाइंड द कंपनी एंड मेंबर्स, कंपनी एंड मेंबर्स को बाइंड करते हैं एज इफ दे हैव बीन साइंड बाय देम। ठीक है, इतना अपने को याद रखना है। सेक्शन 9 में देखो यार, इफेक्ट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी है, बहुत ज्यादा माथा बच्ची सेक्शन 9 में पालनी नहीं है। एक बार मोटा मोटा ऊपर से रीड करना है, रीड कर लो। अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होते ही सब्सक्राइबर्स कंपनी के मेंबर बन जाते हैं, कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट बन जाती है, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन आ जाता है, कंपनी में पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी आ जाती है, कंपनी पर पावर टू कॉन्ट्रैक्ट आ जाती है, कंपनी में पावर टू स्यू एंड बी स्यूड अपॉन आ जाती है। सिंपल याद रखना। तो फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सब्सक्राइबर्स मेंबर बनेंगे, कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट बन जाएगी, कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन आ जाएगा, कंपनी में पावर टू एक्वायर प्रॉपर्टी आ जाएगी, कंपनी में पावर टू कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, और पावर टू स्यू एंड बाय स्यू डेट्स नेम आ जाएगा। ये ठीक है। अच्छा, अब यार ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का सेक्शन है, सेक्शन 8। इसकी देखो मेन मेन बातें मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, पर यहाँ जो लिखा हुआ उसके अलावा भी दो तीन बातें हैं जो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक मिनट देना बेटा।
हाँ जी, यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा? चलो, अब मैं वही आपको बोल रहा था कि जो सेक्शन 8 है उसमें जो मेन मेन प्रोविजंस हैं जिनसे पेपर में क्वेश्चन आता है वो तो यहाँ मैंने लिखे हुए हैं। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजंस हैं, वो मेरे को थोड़े से यहाँ पर आपको बताने पड़ेंगे। तो वो मैं आपको बता दूंगा, कहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं उनके डायग्राम्स बना दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि वो डायग्राम आप साथ की साथ बना लें, बाद में वेट ना करें, नहीं तो दिक्कत आती है। ठीक है, सबसे पहले तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने की अपने को कंडीशंस पता होनी चाहिए कि नॉट फॉर प्रॉफिट वो कंपनीज हैं जो आर्ट साइंस कल्चर को प्रमोट करने के लिए बनती हैं। दूसरा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी में डिविडेंड देना प्रोहिबिटेड। और तीसरा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ये होता है कि वो अपने ऑब्जेक्ट्स अपने प्रॉफिट्स के लिए ही अप्लाई करेगी, किसी और पर्पस के लिए अप्लाई नहीं करेगी। तो अपने को सबसे पहले तो ये समझना है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने के लिए सीजी से लाइसेंस चाहिए। अपने को सबसे पहले तो समझना है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने के लिए सीजी से लाइसेंस चाहिए। अब अपने को यह पता होना चाहिए कि सीजी से लाइसेंस तब मिलेगा जब ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। पहला, कंपनी का ऑब्जेक्टिव कॉमर्स आर्ट या साइंस को प्रमोट करना हो। दूसरा, कंपनी में डिविडेंड पे करना प्रोहिबिटेड हो। तीसरा, कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अप्लाई करे फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट, इन्होंने बोला नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के नाम में ना लिमिटेड आएगा ना प्राइवेट लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, ये हमने पढ़ी लिया। सीजी से लाइसेंस चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर टेकिंग अ लाइसेंस फ्रॉम सीजी। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि एक पार्टनरशिप फर्म नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के मेंबर बन सकती है। अ फर्म में बिकम इट्स मेंबर्स। ठीक है, अच्छा, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को अगर अपने मेमोरेंडम में आर्टिकल्स ऑल्टर करने हैं तो वो कर सकती है। इट्स मेमोरेंडम एंड आर्टिकल शेल बी ऑल्टर्ड, लेकिन लॉ बोला सीजी के अप्रूवल से होंगे। लॉ बोला कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, लॉ बोला कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अपने मेमोरेंडम या आर्टिकल्स को ऑल्टर नहीं करेगी। लॉ क्या बोला? कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, लॉ बोला हाँ जी सर, लॉ बोला कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, अपने को समझना पड़ेगा। लॉ बोला, बेटा बात सुनना मेरी बात ध्यान से। लॉ बोला कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, लॉ बोला कोई भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अपने मेमोरेंडम आर्टिकल बिना सीजी की अप्रूवल के ऑल्टर नहीं करेगी। सीजी अप्रूवल दे तो ऑल्टर कर लेना, वरना मत करना। इट्स मेमोरेंडम और आर्टिकल शेल नॉट बी ऑल्टर्ड विदाउट अप्रूवल ऑफ सीजी। अच्छा, अब ये प्रोविजन थोड़े दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये प्रोविजन दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला, क्या सीजी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर सकती है, लाइसेंस वापस ले सकती है? लॉ ने बोला हाँ। लॉ ने कहा बिल्कुल, सीजी को ये पूरी पूरी पावर है, सीजी को ये फुल पावर है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लाइसेंस को वापस ले सकती है। इन्होंने क्या बोला? सीजी को ये फुल पावर है, सीजी को ये फुल पावर है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लाइसेंस को रिवोक कर सकती है। सीजी को ये फुल पावर है कि वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लाइसेंस को वापस ले सकती है। क्या सीजी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लाइसेंस को वापस ले सकती है? बिल्कुल बेटा, सीजी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, सीजी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लाइसेंस को वापस ले सकती है। ठीक है, तो अपने को ये पता होना चाहिए कि क्या सीजी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का लाइसेंस रिवोक कर सकती है? बोले हाँ। अब कब करेगी, ये केसेस अपने को पता होने चाहिए। तो देखो क्या क्या केसेस है जहां पे नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का लाइसेंस रिवोक होता है। या तो बेटा ये प्रूफ हो जाए कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ने सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया है, या तो ये प्रूफ हो जाए कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ने सेक्शन 8 का कॉन्ट्रावेंशन किया है, या ये प्रूफ हो जाए कि सेक्शन 8 की कोई भी रिक्वायरमेंट का, या फिर ये प्रूव हो जाए कि सेक्शन 8 की कोई भी रिक्वायरमेंट का नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी ने कॉन्ट्रावेंशन किया है, या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट चलाई जा रही है। नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट चलाई जा रही है, या तो कॉन्ट्रावेंट किया है सेक्शन 8, या प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट चलाई जा रही है, या ये प्रूफ हो जाए कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को फ्रॉडुलेंटली चलाया जा रहा है, वायोलेटिव ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स चलाया जा रहा है। तो लॉ बोला हम नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के लाइसेंस को वापस ले लेंगे। अच्छा,
अब नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का लाइसेंस वापस ले लिया तो उसके तीन पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। या तो सीजी ऑर्डर देगी कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को कन्वर्ट कर दिया जाए इनटू प्राइवेट या पब्लिक कंपनी एंड एट द वर्ड्स लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम, एंड एट द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम, एंड एट द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड टू इट्स नेम। या सीजी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बोलेगी कि तू जाके अमालगामेट हो जा। सीजी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बोलेगी तू जाके अमालगामेट हो जा किसी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के साथ। तू जाके क्या हो जा, अमालगामेट हो जा किसी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के साथ जाके जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको बोला जाएगा वेयर द लाइसेंस इज रिवोक्ड सीजी में फर्दर बाय ऑर्डर प्रोवाइड फॉर अमालगामेशन विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी विद सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। या सीजी उसको बोलेगी तू वाइंड अप हो जा, और वाइंडिंग अप करने पे जो सरप्लस एसेट आएंगे या तो वो किसी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को ट्रांसफर करे जाएंगे जो सिमिलर ऑब्जेक्ट की है, या वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड में। तो देखो समझो, अगर सीजी ने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का लाइसेंस रिवोक किया तो या तो सीजी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को बोलेगी कि तू पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जा और उसके नाम में ऐड कर देगी वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, सीजी कंपनी को अमालगामेट करा देगी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के साथ जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट है, या नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को वाइंड अप कर देंगे और वाइंड अप करने पे जो सरप्लस एसेट्स आएंगे, वाइंड अप कर देने पे जो क्या आएंगे सरप्लस एसेट्स आएंगे, वो सरप्लस एसेट्स या तो किसी दूसरी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को दे दिए जाएंगे जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर वो सरप्लस एसेट्स या फिर वो सरप्लस एसेट बेच दिए जाएंगे। और उन सरप्लस एसेट्स को बेचने पे जो फंड आएगा, उन सरप्लस एसेट्स को बेचने पे जो क्या आएगा, फंड आएगा, वो सरप्लस एसेट्स को बेचने पे फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी फंड। ये तो मेन मेन प्रोविजंस है। अब सर इसमें दो प्रोविजंस है जिनका मैं आपको अलग से चार्ट बना के दे रहा हूं। अगेन आप चाहो तो बना लेना, बना लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, इसमें चाहने वाली बात नहीं है, बना लोगे तो थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट देखना है इधर, कौन सा वाला पार्ट देखना है इधर। सर सबसे पहले तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को रजिस्टर कराने का भी एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस आपको आना चाहिए, वो प्रोसेस आपको आना चाहिए, ठीक है। हो सकता है पेपर में पूछ ले, मॉड्यूल में इस बार नया ऐड हुआ था, ठीक है। तो एक तो सेक्शन 8 कंपनी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जो पूछा जा सकता है। तो उसमें यही समझना है कि अगर आप एक सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो सबसे पहले जो भी पर्सन्स सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हैं वो एप्लीकेशन लगाएंगे आरओसी को, वो एप्लीकेशन लगाएंगे आरओसी को। जो भी लोग नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना रहे हैं वो आरओसी को एप्लीकेशन लगाएंगे कि सुनो यार आरओसी, हम एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बना रहे हैं। एप्लीकेशन वही फॉर्म नंबर आईएनसी 32 में जाती है, साथ याद रखना। और एप्लीकेशन के साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जाएंगे। तो एप्लीकेशन के साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या जाएंगे वो आपको पता होना चाहिए। एक तो मेमोरेंडम जाएगा, मेमोरेंडम फॉर्म आईएनसी 13 में बनेगा। फॉर्म नंबर याद हो जाए तो कर लेना वरना कोई बात नहीं। एक आर्टिकल जाएंगे फॉर्म आईएनसी 31 में। एक एस्टिमेट जाएगा और फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का एक एस्टिमेट जाएगा।
जो अगले 3 सालों का बनेगा फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। एक डिक्लेरेशन जाएगा, एक डिक्लेरेशन जाएगा, डिक्लेरेशन जाएगा, डिक्लेरेशन जाएगा बाय सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट या एडवोकेट। ये डिक्लेरेशन तो जाएगा इन फॉर्म INC 14। एंड एक यही डिक्लेरेशन जाएगा जो लोग एप्लीकेशन लगा रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने की, यानी इन लोगों के द्वारा, पर्सन्स मेकिंग एप्लीकेशन के द्वारा इन फॉर्म INC 15। डिक्लेरेशन में क्या बोलेंगे? एक तो हम ये बोलेंगे कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स जो बनाए गए हैं वो एज पर सेक्शन 8 बनाए गए हैं। और एक डिक्लेरेशन ये जाएगा कि ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट हैव बीन कंप्लाइड विद। बस देखो, ज्यादा नहीं रटो, इतना लर्न कर लो, तुम्हारा पेपर में काम बन जाएगा। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भैया प्रोसेस बताओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने का, मैं कह रहा हूं पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई साहब प्रोसेस बताओ नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाने का। सिंपल बोलना कि जो भी लोग नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाना चाहते हैं वो फॉर्म नंबर INC 32 में ROC को एप्लीकेशन लगा देंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बता दो कि मेमोरेंडम चला जाएगा फॉर्म INC 13 में, आर्टिकल्स चले जाएंगे फॉर्म INC 31 में, एस्टिमेट चला जाएगा फ्यूचर इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स, डिक्लेरेशन चला जाएगा बाय CA, CS, कॉस्ट अकाउंटेंट इन फॉर्म INC 14 एंड बाय पर्संस मेकिंग एप्लीकेशन इन फॉर्म INC 15। डिक्लेरेशन में एक तो ये बोल देंगे कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स हैव बीन ड्रॉन अप एज पर सेक्शन 8। बोले मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग बनाया है। और एक डिक्लेरेशन में ये बोल देंगे कि ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैव बीन कंप्लाइड। बस इतना मसाला भर के एक डिक्लेरेशन बना के ROC को फाइल कर दो। ROC नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर लेगी, बात खत्म। अच्छा, एक प्रोसेस और है अब इस बार, ये भी थोड़ा बड़ा है कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को किसी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट करना हो, सेक्शन 8, कन्वर्जन ऑफ conversion of not for profit company into any other company, into any other company। एक ये वाला प्रोविजन भी है जो हमें देखना पड़ेगा। 1 मिनट देना बच्चों। हाँ जी, आइए बच्चों। अच्छा, तो अब हम कन्वर्जन प्रोसेस पढ़ेंगे। तो देखो, कन्वर्जन प्रोसेस बहुत बड़ा है ये।
मेन मेन बातें बोल रहा हूं, याद रख लो, काम बन जाएगा। सबसे पहली चीज तो अपने को काम याद रखना है कि अगर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को मान लो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है, तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। उसके बाद याद रखना है कि कंपनी को क्या करना है। अगर कन्वर्जन करना है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को इनटू एनी अदर काइंड ऑफ कंपनी, तो कंपनी को अप्रूवल चाहिए रीजनल डायरेक्टर की। तो रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल लेने के लिए वो एप्लीकेशन लगाएंगे रीजनल डायरेक्टर को। कंपनी जो रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन लगाएगी वो फॉर्म आईएनसी 18 में लगाएगी, साथ में कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन भी भेजेगी। और एक और बात याद रखना, जब जनरल मीटिंग होगी तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ अटैच होगा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अटैच होगा एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसमें डिटेल्स ऑफ कन्वर्जन आएंगी, जिसमें डिटेल्स ऑफ कन्वर्जन आएंगी कि कंपनी कब कैसे क्यों कन्वर्ट कर रही है। अच्छा लो आगे ये बोला, ये बात की कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये बात की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अपना कन्वर्जन किसी और कंपनी में कर रही है, ये बात की नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अपना कन्वर्जन किसी और कंपनी में कर रही है, ठीक है, उसका कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट से कंपनी नोटिस देके इन्फॉर्म करेगी या हैंड डिलीवरी करेगी नोटिस की। मतलब समझो दो दो चीजें हो रही हैं अलग अलग। वैसे तो आपको पढ़ा हुआ है, आपको आता है, फिर भी मैं बता रहा हूं। पहले तो जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो गया, उसके बाद नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग के साथ आपने अटैच कर दिया एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसमें डिटेल्स ऑफ कन्वर्जन आ गई। फिर कंपनी एप्लीकेशन लगाएगी रीजनल डायरेक्टर को, रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आईएनसी 18 में लगाएगी, साथ में कॉपी ऑफ एसआर पास करेगी। फिर कंपनी ये चीज की कन्वर्जन कर रही है नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी से इनटू एनी अदर कंपनी, इन्फॉर्म करेगी या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या बाय हैंड डिलीवरी। किसको? एक तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को सीसीआईटी, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीसीआईटी एक, आईटीओ को इनकम टैक्स ऑफिसर को, एक इन्फॉर्म करेगी सीसी को, एक इन्फॉर्म करेगी सीसी को चैरिटी कमिश्नर को, एक इन्फॉर्म करेगी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, एक इन्फॉर्म करेगी चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को, और एक इन्फॉर्म करेगी डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट ऑफ सीजी या एसजी को, जिसकी कंपनी के ऊपर अथॉरिटी है, हैविंग, जो डिपार्टमेंट कंपनी पे अथॉरिटी रखता है, हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर कंपनी। ठीक है, तो देखो मैं एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूं। कंपनी एप्लीकेशन लगाएगी रीजनल डायरेक्टर को, रीजनल डायरेक्टर को एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आईएनसी 18 में लगाएगी, साथ में स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी फाइल करेगी। फिर कंपनी नोटिस देके कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं, ये बात इन्फॉर्म कर देगी सीसीआईटी को, आईटीओ को, चैरिटी कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, डिपार्टमेंट ऑफ सीजीएजी को। उसके बाद अगर ये लोगों को कोई रिप्रेजेंटेशन देना है तो ये लोग अपने रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं रीजनल डायरेक्टर को। ये लोग अपने रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं किसको? रीजनल डायरेक्टर को विद इन 60 डेज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इन्होंने एक और चीज बोली, उसके बाद इन्होंने एक चीज और बोली, कंपनी को एक नोटिस भी पब्लिश करना है, कंपनी को एक नोटिस भी पब्लिश करना है कि हम कन्वर्जन कर रहे हैं, हम कन्वर्जन करें, इसका नोटिस भी पब्लिश करना है। नोटिस पब्लिश होगा इन फॉर्म आईएनसी 19 इन वन इंग्लिश, इन वन इंग्लिश, इन वन वर्नाकुलर, इन वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर।
इन वन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर। ये सब हो गया। एक पॉइंट है बस। अब देखो, ये सब चीजें मेन है। मतलब आप इसको ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना के, जो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया वो कर लो। और उसके बाद याद रखना, एक बात याद रखना, उसके बाद रीजनल डायरेक्टर अप्रूवल दे देगा। रीजनल डायरेक्टर क्या दे देगा? अप्रूवल दे देगा। और फिर कंपनी को क्या करना है? रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल आरओसी को फाइल करनी है, और आरओसी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। ज्यादा नहीं, बस इतना देखो, फाइल कंपनी विल फाइल कंपनी विल फाइल कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ रीजनल डायरेक्टर टू आरओसी, एंड आरओसी shall issue fresh certificate of incorporation। थोड़ा सा अगर आपने इसको ठीक से पढ़ा हुआ है तो पेपर में और ज्यादा एलोबरेट कर देना। लेकिन अगर मिनिमम इतनी बातें भी आप ध्यान रख पा रहे हो जो इस चार्ट में आ रही हैं, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा हूं? आगे चलते हैं, मैं अगला पॉइंट क्या बोल रहा हूं, अब इसके ऊपर फोकस करना। मैं अगला पॉइंट क्या समझा रहा हूं, इसके ऊपर फोकस करना। आई होप क्लियर होगा आपको। क्लियर होगा आपको? ठीक है। उसके बाद बच्चों, अब एक सेक्शन 7 आता है। सेक्शन 7 में ज्यादा मत ध्यान रखो, पेपर में कम क्वेश्चन आते हैं। फिर भी इसमें जो जो चीजें मैं बोल रहा हूँ वो मोटा मोटी अगर आप याद रख लो तो रख लो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है, जो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ मोटा मोटी याद रख लेना। सेक्शन 7 में जो जो मेन मेन बातें मैं बता रहा हूँ बस उतना ध्यान रख लेना, ज्यादा माथा पच्ची नहीं पालनी है। मेरे को पता है ये सेक्शन आप लोगों को टफ पड़ता है, मेरे को हमेशा से पता है। सेक्शन बड़ा है इसलिए टफ पड़ता है, मेन रीजन ये है। तो इस सेक्शन में जितनी बातें मैं याद रख रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको याद रखने, वो आप करना। प्रोबेबली आपका काम होना चाहिए पेपर के अंदर। अपने को क्या ध्यान रखना है, सुनो सबसे पहले तो। सेक्शन 7 में क्या है बेटा? सेक्शन 7 में प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, और मुझे पता है इसमें बहुत सारी बातें हैं, बट एग्जाम के एंड टाइम पर क्या क्या रिवाइज करना है वो मेन। तो देखो, सबसे पहले तो याद रखो कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जो एप्लीकेशन जाती है वो आरओसी को जाती है, और आरओसी को जो एप्लीकेशन जाती है वो फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस में जाती है। कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए जो एप्लीकेशन जाती है वो आरओसी को जाती है, और याद रखो आरओसी को जो एप्लीकेशन जाती है वो फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस में जाती है। एप्लीकेशन के साथ डॉक्यूमेंट याद रखो, मेमोरेंडम बनेगा। फॉर्म नंबर लर्न कर लेना कोशिश करके। फॉर्म नंबर INC 33 में एक आर्टिकल्स बनेंगे, फॉर्म नंबर INC 34। उसके बाद एक डिक्लेरेशन जाएगा। डिक्लेरेशन ये जाएगा कि हमने कंपनीज एक्ट 2013 की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से रिलेटेड उनको कंप्लाई कर लिया है। ये डिक्लेरेशन या तो एडवोकेट या चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट से साइन कराना है। और ये जो डिक्लेरेशन है इस पे कंपनी के सब्सक्राइबर, नहीं नहीं ये चेंज हो गया। ये डिक्लेरेशन एडवोकेट, सीए, सीएस या कॉस्ट अकाउंटेंट साइन करेगा, और वो बोलेगा कि हमने कंपनीज एक्ट 2013 की सारी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर लिया है। ये डिक्लेरेशन बनेगा फॉर्म नंबर INC 8 में। और एक डिक्लेरेशन बनाएंगे सब्सक्राइबर और फर्स्ट डायरेक्टर्स। वो बोलेंगे कि हमने पिछले साल में कोई फ्रॉड नहीं किया है, हमने कंपनी के फॉर्मेशन में कोई फ्रॉड या मिसरीजंस नहीं किया है। ये डिक्लेरेशन बनेगा फॉर्म INC 9। एक आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस देना है कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, पर्टिकुलर्स ऑफ सब्सक्राइबर देने हैं, नेम, एड्रेस, ये सब। पर्टिकुलर्स ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर देने हैं, और इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर बताना है।
ये सारी डिटेल देके आरओसी को फाइल करनी है। आरओसी विल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट एंड इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म NC11। फॉर्म नंबर कोशिश करके सारे याद करो। और आरओसी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में सिन नंबर देती है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर देती है, वो आपको पता होना चाहिए। और एक बात याद रखनी है, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे फॉल्स इंफॉर्मेशन दी तो आपको सेक्शन 447 का पनिशमेंट मिलेगा, प्लस NCLT ये सारे ऑर्डर पास करेगी, रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट कर लेगी, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर को अनलिमिटेड कर देगी, कंपनी का नाम रिमूव करा देगी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, वाइंड अप करा देगी, और पास कर देगी सच अदर ऑर्डर एज इट डीम्स फिट। ये मेन बातें आप सेक्शन 7 में करो। बस उसके अलावा मेरे हिसाब से ये सारे प्रोविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक सेक्शन 5 में आर्टिकल्स में जो एंट्रेंचमेंट के प्रोविजन है वो अगर आप करना चाहते हो तो कर लेना, ये मेरे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो यहाँ पे एक ये माइनर का मैंने चार्ट बना रखा है, ये आप चार्ट से खुद से ही रीड करोगे तो ही आपको लर्न। बाकी चैप्टर के जो मोटे मोटे सेक्शंस हैं वो मैंने आपको करा दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे, क्वेरी रहे, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है।